हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। और आज है 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज को हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी मेन आर्टिकल्स के साथ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं या फिर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। एडिटोरियल पेज आप जानते हैं, जब आप सिविल की तैयारी करते हैं, सिविल प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एडिटोरियल पेज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम दो बातें याद रखते हैं कि अगर हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हम दैनिक जागरण के एडिटोरियल पेज को वरीयता देते हैं, और अगर हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो हम द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पेज को वरीयता देते हैं। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस को हिंदी में डिस्कशन कराने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्हें भी इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल समझा पाएं, डिस्कशन करा पाएं। अगर आप इसे पढ़ते हैं बहुत अच्छा है, अगर आपके पास समय नहीं है कि आप पूरा पेज पढ़ सकें तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट या 22 मिनट का हमारा ये वीडियो देखिए। आपको तीनों आर्टिकल, जितने एडिटोरियल पेज हैं उसमें जितने भी आर्टिकल हैं आपको समझ में आ जाएगा और आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ, मुझे इस आर्टिकल को और पढ़ना चाहिए। अगर और पढ़ना चाहिए तो फिर आप उस आर्टिकल को खुद पढ़िए, खुद उस पर रिसर्च करिए। ये सब बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पर जो आर्टिकल हैं उनकी हम शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला आर्टिकल है जो फरजाना अफरीदी द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेबर एट द सेंटर, यानी कि जो लेबर हैं उनको केंद्र में रखा गया है। उनके विकास के लिए कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, उन्होंने कितना विकास किया है, बाकी सेक्टर का रोल क्या है, उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और किस तरीके से मांग और आपूर्ति का संबंध इस सेक्टर से हो रहा है और किस तरीके से उनका विकास हो रहा है, वो इस आर्टिकल में इन्होंने बताया है। इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रीलियस फेस ऑफ। यहां पर अमेरिका और ईरान का जो संबंध है फिर से बिगड़ता दिख रहा है। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था बातचीत का, फिर जो बाइडेन का कार्यकाल आया और अब जब ट्रंप का कार्यकाल दोबारा आया, यानी 5 वर्ष का इनका दोबारा कार्यकाल आया, तो ये कहीं ना कहीं ईरान को सबक सिखाने के मकसद से हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि वो समझौता करे, बातचीत के टेबल पर खुद आए, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस आर्टिकल को भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड आर्टिकल है द रीसेंसरिंग, यानी कि जो जिस तरीके से आपको पता होगा कि फिल्म को रिलीज करने से पहले, यानी कि बनने के बाद और हमारे देखने यानी दर्शकों को देखने के बीच में जो प्रक्रिया होती है वो सेंसरशिप की होती है। एक बोर्ड है जो उसे प्रमाण पत्र देता है कि हाँ, अब आप दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जा सकते हैं। उसमें कौन सी फिल्म विवादों के घेरे में आ गई है और इसका क्या इतिहास रहा है, कौन सी फिल्में विवादों के घेरे में आई हैं और इसका मकसद क्या होता है, वो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो आर्टिकल है वो आरएसएस को लेकर लिखा गया है। देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे। तो कुल मिलाकर हम 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको हम प्रमुखता तौर पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले आर्टिकल को कि लेबर एट द सेंटर। अब यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि सिंस 2017 टू 18, यानी कि 2017-18 से भारत की जो कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में लगभग 9 करोड़ की कमी आई है। 9 करोड़ की कमी आई है, जबकि औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में 6 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सालाना 50 लाख नौकरियों की कमी आ गई है। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो भी सेक्टर विकास कर रहे हैं, लेकिन एआई के आने से कहीं ना कहीं 50 लाख नौकरियां इसमें प्रभावित हुई हैं। इसका अधिकांश हिस्सा या तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार से या अनौपचारिक सेवाओं से आया है। ये जो बढ़ोतरी आपको 6 करोड़ वाली दिखाई दे रही है, वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोग छोटी दुकानें कर ले रहे हैं, पंचर की दुकान कर रहे हैं, चाय नाश्ते की दुकान कर रहे हैं, तो ये स्वरोजगार हो गया। उसकी वजह से भी शहरों में वो कम कमाने आ रहे हैं, तो ये भी एक हिस्सा माना जा सकता है। ये जो 6 करोड़ नौकरियां कम हो रही हैं उसका सॉरी इसलिए कामकाजी आयु वर्ग की बढ़ती आबादी के साथ साथ काम के अवसरों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर दबाव भी बढ़ा है।
अब छोटी छोटी दुकानें खुल गई, लाभ के लिए वो क्वालिटी को गिरा रहे हैं, पैसा कम ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी गिरा रहे हैं। अगर आपको कोई 5 रुपए में चाय पिला रहा है तो आज के समय में 5 रुपए में दूध, चीनी, चाय पत्ती, गैस, ये सब लगाना असंभव टाइप का है। तो ये भी आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं वो क्वालिटी से समझौता कर रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों की गिरावट की बात यहाँ पर की जा रही है। द चैलेंज ऑफ एक्सपेंडिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज। देखिए, औपचारिक क्षेत्र में काम के अवसरों का विस्तार करने की चुनौती तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति के सामने और कठिन होती जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और काम के अवसरों के लिए जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अगर हम जो आंकड़ों की बात करें तो उससे पता चलता है कि सभी क्षेत्रों में उत्पाद तकनीक की श्रम शक्ति में लगातार गिरावट आ रही है, यानी कि मैन पावर की जो है वो कहीं ना कहीं गिरावट देखी जा रही है और जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। श्रम, विनिर्माण और सेवा उद्योगों सहित उत्पादन प्रक्रिया की पूंजी में तीव्रता से यह वृद्धि एआई के आगमन से और तेज हो गई है। जिस तरीके से एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ये बेरोजगारी की जो दर है वो कहीं ना कहीं और हाइक कर गई है और बढ़ गई है। जाहिर सी बात है, एआई 4 लोग, 5 लोग का, 10 लोग का काम अकेले कर रहा है तो कोई क्यों मैन पावर 10 लोग को पेमेंट देगा? एआई से वो खुद ही कर लेगा। एआई में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है एक तरह की। आगे हम आते हैं, इफ द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मर्चेंडरी। देखिए, यहां पर बात हो रही है, लेकिन श्रम प्रचुर अर्थव्यवस्था में उत्पाद की पूंजी तीव्रता क्यों बढ़ रही है? इसमें 2 कारक भूमिका निभाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन में जो लागत बढ़ रही है उसका कारण क्या है, यहां पर यह बात बताई जा रही है। इसके 2 कारण यहां पर बताए जा रहे हैं। एक है मांग पक्ष का है, यानी कि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए वैल्यू मतलब मूल्य उसका बढ़ रहा है और पूंजी प्रधान तकनीकों को अपनाना अनिवार्य होता जा रहा है। यानी कि लोग जो है वो क्वालिटी मांग रहे हैं, क्वालिटी मांगते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उन्हें उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दूसरा जो है आपूर्ति पक्ष कारक, जो पूरक गुणवत्ता या कुशल श्रम की उपलब्धता पर असर डालते हैं। अब यहाँ पर यह बात हो रही है कि जब आप उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में आपको मैन पावर मिल नहीं रही है, वो स्वरोजगार में गांव चली गई है, तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन धीरे धीरे हो रहा है, मशीनरी पर खर्चा किया जा रहा है, उसकी कॉस्ट भी तो वो जनता से ही वसूलेंगे, यहाँ पर यह बताया जा रहा है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि यदि पूंजी या मशीनरी की सापेक्ष लागत गिरती है तो यह उत्पादों को उत्पादकता में किसी भी लाभ के बिना अधिक पूंजी गहन प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मशीनरी की कीमत कम होगी तो जाहिर सी बात है मशीनरी को ज़्यादा अपनाया जाएगा और उसमें ज़्यादा लाभ कमाया जाएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेवा क्षेत्र में मूल्य संवर्धन से अधिक वृद्धि हुई है, जो जीवीए यानी सकल मूल्य संवर्धन और जीडीपी में सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान से देखने को मिलता है। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर रहा है जबकि कृषि का जीडीपी में योगदान कम हुआ है। और यह भी बताया जा रहा है कि वास्तविक मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर में तकनीकी प्रगति के साथ पूंजी या नई मशीनरी आधारित प्रौद्योगिकी की कीमत में तेजी से गिरावट आई है। हमारे श्रम बल में 10% से कम, यहाँ पर बताया जा रहा है, हमारे जो श्रम बल है उसमें 10% से भी कम लोगों के पास कोई औपचारिक तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण है। हमारी जो लेबर है उनमें 10% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, या फिर प्रधानमंत्री कौशल योजना जो चलाई जा रही थी, ये सब है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जीडीपी का हिस्सा अब कम हो गया है। पहले जीडीपी का हिस्सा सबसे ज़्यादा जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा सबसे ज़्यादा हुआ करता था, वो आज कहीं ना कहीं कम हो गया है और सर्विस सेक्टर का जो है दायरा वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि विशेष कौशलों को बढ़ावा देने वाली नई प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ उन कार्यों का अवमूल्यन या विनाश होने की संभावना है जो निरर्थक हो जाता है। यह कौशल पक्षपाती प्रौद्योगिकी कही जाएगी। कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे भी मैन पावर को कम किया जा रहा है, मशीनरी का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है और भी इसमें कई दिक्कतें बताई जा रही हैं। आगे आते हैं हम, यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए हाईलाइट करते हैं इसको। The central government has been following to somewhat parallel
तो केंद्र सरकार नौकरियों की कमी को दूर करने के लिए दो समानांतर तरीकों पर काम कर रही है। एक और उसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है। उदाहरण के लिए पीएलआई योजना की यहां पर बात की जा रही है। पीएलआई योजना के माध्यम से, और दूसरी ओर ईएलआई, यहां पर ईएलआई का भी उदाहरण दिया गया है। यहां पर ईएलआई योजना और अन्य इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से निजी क्षेत्र को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना भी इसमें शामिल है। पीएलआई स्कीम क्या है? पीएलआई स्कीम के तहत जो घरेलू कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां हैं, उनको सरकार सब्सिडी देती है, उसमें पूंजी का निवेश करती, जैसे एफडीआई होता है। जब बाहरी कंपनी भारत के किसी कंपनी में निवेश करती है, निवेश करना चाहती है, किसी सेक्टर में निवेश करना चाहती है, तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, उस कंपनी में पैसा लगाती है, उसे हम एफडीआई कहते हैं। वहीं पर सरकार या फिर कोई और मर्जर की तरफ बढ़ता है या फिर उस कंपनी में पैसा लगाता है, सरकार उसको सब्सिडी देती है, तो उसे हम पीएलआई कहते हैं। पीएलआई में एक कह सकते हैं कि रूल ये भी है कि आप जो लोकल हैं उनको बढ़ावा देंगे, ये इसका मकसद है। तो यहाँ पर जब पीएलआई स्कीम के तहत कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकल नौकरियों को या पलायन को रोकने की बात यहाँ पर की जा रही है। पीएलआई योजना की यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द पीएलआई स्कीम इज primarily focused on expanding production of high value products with backward linkage। बताया जा रहा है कि पीएलआई योजना की वर्तमान संरचना मुख्य रूप से पिछड़े लिंकेज के साथ उच्च मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावे पर केंद्रित है, जिसके लिए उच्च कुल विशिष्ट श्रम की आवश्यकता होती है। कम और मध्यम कुशल पहचान के कारण हमारा जो बजट है वो तो 50% कम हो जाता है, लेकिन प्रोडक्शन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप मैन पावर मतलब अकुशल लोगों को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कमी देखने को जरूर मिलेगी। आगे बताया जा रहा है कि दूसरी ओर ईएलआई स्कीम योजना का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है। ईपीएफओ के माध्यम से सरकारी नगद हस्तांतरण के माध्यम से और अपेक्षाकृत श्रम प्रधान क्षेत्रों में निजी फर्मों द्वारा अप्रशिक्षित श्रमिकों को काम पर रखने के जोखिम को कम करेगा। अब यहाँ पर ईएलआई स्कीम जो है या फिर ईपीएफओ में वही लोग ऐड होंगे जिनके पास प्रशिक्षण होगा और उनमें काबिलियत होगी। आगे बताया जा रहा है कि हालांकि यह नीति सरकार पर बोझ डाल सकती है, यानी कि जब ईपीएफओ में जुड़ेंगे तो सरकार पर बोझ तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ईपीएफओ में सरकार भी श्रमदान कर मूल्य यानी कि पैसे डालती है, लेकिन सब्सिडी या हस्तांतरण की अवधि कम या फिर अभी देखा जाना चाहिए कि उस पर कितना और वर्क करने की जरूरत है। ऐसे ही ईपीएफओ में ऐड नहीं करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या है और वो कितना कार्य क्षमता से कार्य कर रहे हैं, उनकी काबिलियत क्या है, उस हिसाब से उनको इसमें ऐड करने की बात की जा रही है। यानी पूरा फोकस जो है वो लेबरों की कार्यकुशलता, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग सरकार क्या कर रही है इस पर किया गया है। समय के साथ प्रशिक्षण, यहाँ पर देखिए टाइम इवेल्युएट, समय के साथ प्रशिक्षुक यह आकलन करने के लिए भी तत्पर रहेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें हम आगे और अच्छा कार्य कर सकते हैं, अपने कौशल का विकास किस सेक्टर में कर सकते हैं। इसलिए यह एक खुला प्रश्न है कि ईएलआई योजना किस प्रकार नियोक्ताओं को न केवल प्रारंभिक कौशल में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के मूलभूत मुद्दे को संबोधित करती है, बल्कि नए प्रौद्योगिकी के पूरक के रूप में कार्यबल को उन्नत करती है। नई टेक्नोलॉजी, नया प्रशिक्षण, नए मैन पावर जो प्रशिक्षित होगी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। सिंपली पुट पॉलिसी मेक्स, सीधे शब्दों में कहें तो नीति निर्माताओं को उत्पादन और श्रम कौशल रणनीतियों को जोड़ने पर विचार करना चाहिए, ताकि न केवल उत्पादन क्षमता का विस्तार हो बल्कि इन क्षेत्रों में अपेक्षित पूरक कौशल वाले श्रमिकों की एक लाइन या रोड मैप तैयार हो। वर्तमान में करंटली ईच मिनिस्ट्री, यहां पर देखिए वर्तमान में प्रत्येक मंत्रालय अपने स्वयं के पीएलआई बजट के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, श्रम और कौशल मंत्रालयों के साथ बहुत कम समन्वय के साथ, ताकि यह पता लगाया जा सके कि श्रम की वर्तमान स्थिति क्या है, किस सेक्टर में और हमें जरूरत है, किस सेक्टर में हम ईएलआई स्कीम ला सकते हैं, किस सेक्टर में हमें जॉब ट्रेनिंग के तहत और अपग्रेडिंग की जरूरत है, क्या क्या ट्रांसफर करने की जरूरत है, क्या इंक्रीज करने की जरूरत है, कौन से हम रिवार्ड्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब बातें मंत्रालयों का जो समन्वय होगा
होगा, एक साथ बैठकर मंत्रालय ऐड होकर बात करेंगे, उसमें ये बातें निकल कर आएंगी। आगे बताया जा रहा है एट द सेम टाइम, साथ ही हम अपने श्रम नियमों को ढीला करने के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो वर्किंग आवर है या फिर जो बाध्यताएं हैं उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए, सहूलियत दी जानी चाहिए। लेबर जो सेक्टर है उसको भी सहूलियत देने की यहां पर बात की जा रही है। एक चुस्त और गतिशील नीति बनानी होगी जो लेबरों की स्थिति है, जो सेक्टर है उसको बढ़ावा दे, प्रशिक्षण अच्छा हो सके ताकि उनको बेहतर काम करने में, काम खोजने में सुविधा मिल सके, उन्हें ज़्यादा अर्निंग हो, उनका जीवन अच्छा हो। जब अर्निंग ज़्यादा होगी वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो उनका जीवन यापन बहुत अच्छा होगा। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर अप्रिलियस फेस ऑफ। यहां पर वाशिंगटन और तेहरान की जो बातचीत का जो मंच तैयार हो रहा था वो कहीं ना कहीं बिखरता दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ट्रंप ने इसमें एक आप कह सकते हैं कि धमकी दी है, धमकी ही बोला जाएगा, ईरान को धमकी दी है कि आप बातचीत करिए वरना आप ऐसी बमबारी देखेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। चलिए आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। यहां पर यह बताया जा रहा है जस्ट ओवर 5 years एगो, 5 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आदेशित हवाई हमले में ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर की हत्या हो गई थी, जो उस समय अपने पहले कार्यकाल में थे, यानी कि ट्रंप पहले कार्यकाल में थे। उन्होंने पूर्ण विकसित शत्रुता को बढ़ावा देने की धमकी दी थी, ईरान के साथ शत्रुता को बढ़ावा देने की धमकी दी थी। याद रखिएगा तेहरान जो है वो ईरान की कैपिटल है। कासिम सुलेमानी की हत्या ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना, जिसे JCPOA भी बोला जाता है, के संबंध में वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत की जो संभावना है उसको समाप्त कर दिया था, जिसे व्यापक रूप से ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता था। यहां पर बात देखिए, JCPOA का जो फुल फॉर्म है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यहां पर परमाणु समझौते की बात चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन जब यहां पर कासिम सुलेमानी की हत्या की गई बमबारी के द्वारा तो ये बातचीत कहीं ना कहीं रुक सी गई थी। उसके बाद JCPOA द्वारा लगाई गई सीमाओं को अनदेखा कर इसमें ईरान ने भी कार्य किया और अमेरिका ने भी, जबकि जो बाइडेन प्रशासन का उन्होंने एक सफलता हासिल करने में विफल रहे। पिछले महीने एक आश्चर्यजनक कदम में ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया। देखिए यहां लिखा गया है फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया, पत्र लिखकर बल्कि आमंत्रित किया था। लेकिन रविवार को सडनली क्या हुआ, संडे को एकदम से अमेरिकी राष्ट्रपति यू टर्न हो गए और चेतावनी दी कि अगर ईरान जल्द ही किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है, यानी कि अपना जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं करता है, तो ऐसी बमबारी की जाएगी, ऐसी बमबारी का उसको सामना करना पड़ेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। तेहरान भी अपनी बात पर अड़ा रहा और अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को उसने खारिज कर दिया और अपने मिसाइल शस्त्रागार को भी अलर्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने एक तरीके से पूरा लड़ाई का मन बना लिया। आगे बताया जा रहा है कि फंक्शनल JCPOA, एक क्रियाशील JCPOA का यह सुनिश्चित करता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में और केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सक्रिय रहे। जो भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो शांति के लिए होना चाहिए और ना कि किसी देश पर प्रभाव बनाने के लिए। वास्तव में परमाणु सशस्त्र ईरान पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। आखिरकार ईरान अमेरिका इजराइल प्रभुत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को कमजोर करना चाहता है और परमाणु हथियारों से लैस होने से इस पारंपरिक राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को बल मिलेगा। अगर हम बात करें अल्पावधि की, तो इजराइल और ईरान जो परमाणु प्रतियोगिता है, इजराइल कभी परमाणु जो हथियार हैं उनका प्रशिक्षण करता है और कभी ईरान करता है, तो ये एक होड़ लगी हुई है इनमें आपस में
ज्यादा परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की। परमाणु हथियार होने का तथ्य लंबे समय से अस्थिरता का स्रोत हर देश के लिए, विश्व के लिए बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब और क्षेत्र के अन्य देश अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे एक खतरनाक क्षेत्रीय परमाणु हथियारों की दौड़ शामिल हो सकती है। क्योंकि सऊदी अरब भी अब पीछे नहीं है, जानते हैं तेल का अकूत भंडार है उनके पास, अगर वो चाहें तो तेल का उत्पादन मतलब कि जो निर्यात है वो रोककर अस्थिरता ला सकते हैं देश विश्व में। आगे बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन एंड तेहरान शुड रिटर्न ऑन द टेबल। वाशिंगटन और तेहरान बातचीत की मेज पर वापस आना चाहिए, यह देखते हुए कि ईरान ने प्रत्यक्ष बातचीत में शामिल होने की अपनी अनिच्छा के बारे में खुलकर कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान बार बार बोल चुका है। ट्रंप प्रशासन को खाड़ी में अपने प्रमुख भागीदारों जैसे रियाद और अबू धाबी से बातचीत शुरू करने के लिए कहना चाहिए। बमबारी की धमकी, यहां तक कि एक ऐसे देश के लिए द्वितीय टैरिफ जिसकी अर्थव्यवस्था वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से तबाह रही है, भविष्य के लिए सौदे का अच्छा संकेत नहीं है। तेहरान भी सहयोग करने से लाभान्वित ही होगा। इसके निरंतर और अवैध परमाणु गतिविधियों के जवाब में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने से तेल और गैस को स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति भी मिलेगी, जिससे उसको राजस्व प्राप्त होगा। वैश्विक तेल बाजारों की स्थिरता पश्चिम एशिया की दीर्घकालीन स्थिरता पर निर्भर करती है। भारत, जिसकी आयातित तेल पर निर्भरता अधिक है, ऐसा कोई उछाल नहीं चाहे, ऐसा कोई बवाल या कोई मनमुटाव नहीं चाहेगा जिससे कीमतें बढ़ जाएं। क्षेत्र में संघर्ष बहुत व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यहां पर यह बात कही जा रही है कि तेहरान को भी थोड़ा सा झुकना चाहिए, अमेरिका को थोड़ा झुकना चाहिए, और जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है ईरान पर, वो पहले से ही अर्थव्यवस्था के तौर पर काफ़ी मजबूत नहीं माना जाता है, और अगर हमला करता है अमेरिका तो भारत को भी आयात करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं पुनः सेंसरशिप। एमरॉन के यहाँ पर एक मूवी दी गई है। एम्पुरॉन के रिलीज के बाद उठे विवाद के बाद निर्माताओं द्वारा स्वैच्छिक संशोधन करने की इसमें पेशकश की गई है। अब ये स्वैच्छिक संशोधन क्या है, ये हम इसमें वीडियो में देखेंगे। अब यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि दिस इज हाउ इज यूजुअली गोज आफ्टर ए फिल्म मेड एंड बिफोर इट came be viewed by the public, it is sent to the Central Board of Film Certificate यानी कि CBFC के पास इसे भेजा जाता है। आमतौर पर होता है कि फिल्म बनने के बाद और जनता द्वारा देखे जाने के पहले इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे CBFC कहा जाता है, उसके पास भेजा जाता है। CBFC एक संस्था है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जो जांच के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करती है, जिसमें उन्हें ये दिया जाता है कि हाँ अब आप अपनी मूवी को लेकर थिएटर्स में जा सकते हैं। 12 एम्पुरन जो इसके डायरेक्टर हैं पृथ्वीराज सुकुमरन, इन्होंने भी बोला है कि अगर इस फिल्म का कोई विवाद है, किसी सीन से कोई विवाद है, तो हम उसको खुद से हटाने के लिए तैयार हैं। फिल्म 27 मार्च को रिलीज होने वाली थी। अब इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म में जो 2002 का गुजरात वाला दंगा था उसको दिखाया गया है, जिसमें उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, अब हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो इसमें भाजपा कह रही है कि इसमें एक तरफा दिखाया गया है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया है, ऐसी ऐसी बातें इसमें की जा रही हैं। और जाहिर सी बात है भाजपा इस समय केंद्र पर है, तो बहुत मुश्किल है कि ये फिल्म बिना कट के रिलीज हो पाए। यानी कि जो पृथ्वीराज हैं इसके डायरेक्टर, उन्होंने जब खुद बोल दिया है कि हाँ हम जिस भी सीन पर आपको विवाद लगता है, जिस भी सीन पर आपको आपत्ति है, उसको हम हटाने के लिए तैयार हैं। और इसमें और भी बातें कही गई हैं कि हालांकि इसमें कुछ दिखाया नहीं गया है 2002 के दंगे में हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, मुस्लिम किस तरीके से मारे गए, हिंदुओं ने मुस्लिम को किस तरीके से मारा, मुस्लिम ने हिंदुओं को किस तरीके से मारा, यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला विवाद है, इससे पहले भी इस तरीके के कई विवाद उठ चुके हैं। जैसे कि कंगना रनौत की मूवी थी इमरजेंसी, उसको भी सेंसरशिप में फिर से जाना पड़ा था। उसके बाद संजय लीला बंसाली की पद्मावत थी, पहले इस मूवी का नाम पद्मावती
पति था जिसको पद्मावत किया गया। राजकुमार हिरानी की मूवी थी पीके, जिसमें भगवान को जो कमेंट किए जा रहे थे उससे हिंदुओं की भावना आहत हो रही थी। तो इस तरीके की बातें सेंसरशिप में पहुंचाने की जा रही हैं, और ये अच्छा भी है, किसी की भावना ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि फिल्म जो है वो समाज का दर्पण माना जाता है, और अगर ऐसे में अगर आप दर्पण से ही छेड़छाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है फिगर अच्छी नहीं बनेगी। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल पर आते हैं आज के वीडियो में, जिसमें बताया गया है कि आरएसएस का जो पॉइंट है या जो विज़न है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरएसएस की देश के प्रति, उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया है, और प्रवीण द्वारा ये बताया गया है। इसमें बताया गया इस वर्ष विजयदशमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष होगा। जो ये विजयदशमी होगा इस वर्ष का, वो शताब्दी वर्ष होगा। गुड़ी पड़वा रविवार को मनाया गया, आपको पता होगा, यानी कि नवरात्र की शुरुआत रविवार को हुई, और उसी दिन आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन भी मनाया गया। हेडगेवार की विरासत देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बचपन से ही जो अंग्रेज थे उनको भारत से हटाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया दोस्तों का, कई न्यूज़पेपर प्रकाशित किए, लेख लिखे। तो उनका विज़न यहाँ पर बताया जा रहा है कि विज़न सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं था, उनका था कि कोई लड़े नहीं, आपस में सब मैत्री भाव से रहें, जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी ठीक से रखा जाए, वो स्वयं ठीक से रहें। ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। हालांकि और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। तो आज का ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था। आई होप आपने आर्टिकल के डिस्कशन को समझा होगा, आपको बेहतर वीडियो लगा होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और अगर कोई सुझाव हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको ये न्यूज़पेपर पूरा कंप्लीटली चाहिए तो भी आप बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।